हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, 9th का भी मैथ चलता है इस चैनल पर अभी थोड़ा देरी से हो रहा है क्योंकि बोर्ड वालों की परीक्षा है कक्षा 10 वालों की, तो इसीलिए मैथ के क्लास पर ज़्यादा क्लास 10th के क्लास पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 6.1। हम लोग 5.3 तक बच्चों 3 पार्ट में कवर किए। 5.3 को 5 तक क्लियर हो गया, समांतर श्रेणी पूरा हो गया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले बच्चों? त्रिभुज। नया चैप्टर है ये, त्रिभुज, ट्रायंगल। वैसे देखो, ये पहला वाला प्रश्न तो आपके सामने लिखा गया है, लेकिन कुछ यहाँ पर टर्म लिखे गए हैं, सर्वांग सम, समरूप, समरूप। आप इन सब वर्ड से, इन सब शब्दों से अनजान तो नहीं है? फिर भी हम जानते हैं इससे आप अनजान नहीं है। भूल भले गए हो पर ये अनजान वर्ड नहीं है। सर्वांग सम हुए, समरूप हुए, ये सब बातें आप पहले से सीखे हुए हैं 9th क्लास में। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। 2-4 मिनट टाइम दीजिएगा, फिर आपको प्रश्नों को हल करवाते हैं। जो बच्चे आप वर्ड भूले हुए हैं, हम उन शब्दों से आपका परिचय करवाते हैं। पहली बात, हमको दिख रहा है सर्वांग सम। क्या दिख रहा है बच्चों? सर्वांग सम। सर्वांग सम किसे कहते हैं? जब कोई एक आकृति किसी दूसरी आकृति के बिल्कुल समान हो। समान होने का अर्थ केवल दिखने में समान नहीं होना। समान होने का अर्थ यहाँ पर है कि जितना पहले का माप हो, सेम टू सेम दूसरे का माप भी उतना ही हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये हथेली देखते हैं, लगभग सभी की ऐसी होती होंगी, अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हथेली इस हथेली के सर्वांग सम है। अगर आप इधर से देखेंगे तो मेरी दूसरी हथेली छिप गई, और इधर से देखेंगे तो फिर पहले जो दिख रही थी वो लगभग छिप गई। तो ऐसे कह सकते हो कि पहले के सभी अंग दूसरे के सभी अंग के समान है, तो बोलोगे ये एक दूसरे के सर्व अंग सम। ये संधि विच्छेद करेंगे ना, सर्व अंग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, और सम मतलब समान। जब किसी एक आकृति के सभी अंग दूसरे आकृति के इक्वल हो बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। एग्जाम्पल देखना है, जैसे मान लो कि कोई त्रिभुज ले लिए हम। मान लो कि कोई त्रिभुज ले लिए, ऐसे इस तरह से कोई त्रिभुज ले लिए, तो बच्चों दूसरा वाला त्रिभुज भी सेम इसी साइज का होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, 3 और 2 होना चाहिए। जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, तब भी सर्वांग सम होंगे। बस इसको उठा के पलट के इस पे रख देना है, पर है तो समान ही ना, भुजाएं तो समान ही है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सर्वांग सम है। ये हुआ बच्चों सर्वांग सम के बारे में। लेकिन अब हम आपको बताते हैं समरूपता के बारे में, कि समरूप किसे कहते हैं, क्योंकि दूसरा टर्म इसमें हमको क्या दिख रहा है? समरूप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समरूप। तो पहले हम समझेंगे कि समरूप किसे कहते हैं। सम मतलब समान, रूप का मतलब जो एक दूसरे के साथ दिखने में समान हो। जैसे बच्चों एक छोटा सा वृत्त है और मान लो एक बड़ा सा वृत्त है। अच्छा, देखने में तो ये वृत्त जैसे ही है ना, दोनों देखने में दोनों वृत्त जैसे, ऐसा तो है नहीं कि एक त्रिभुज है एक चतुर्भुज है। जब देखने में दोनों एक समान हो तो हम इसको बोलेंगे कि ये समरूप है। ये समरूप हैं, बड़े छोटे बड़े हैं कोई बात नहीं, पर समरूप हैं, एक दूसरे के रूप के साथ इनका रूप मिलता है, इसको बोलते हैं समरूप। सर्वांग सम और समरूप में ये फर्क होता है। और कोई टर्म है जो समझ में नहीं आता बच्चों? सम द्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जो अलग अलग 2 त्रिभुज हैं उनकी 2-2 भुजाएं जब समान हो तो उसको समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु का मतलब होता है जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं एक दूसरे के, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे वो दिया गया उसको पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया गया बच्चों? देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का
प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए, मतलब कोष्टक में जो दिया गया है उसको आपको यहाँ पर कुछ भरना है, चाहे पहले को चाहे दूसरे को, ऐसे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में आपको सोच सोच के भरना है। जो भी हम आपको थ्योरी समझा रहे थे उसी के आधार पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भरते हैं, देखते हैं कितने लोग हमारे साथ साथ में मेहनत कर पाते हैं इस बात के लिए। चलिए, बोल रहा है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त, बच्चों वृत्त चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो देखने में एक समान दिखते हैं, एक रूप के दिखते हैं। तो बताओ क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, उनका सब अंग समान रहता है, त्रिज्या सबकी बराबर होती है? नहीं, वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, वो होते हैं बच्चों समरूप। दूसरा वाला प्रश्न क्या बोला है? सभी वर्ग, अरे वर्ग चाहे छुटका हो और चाहे बड़का हो, वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं, वैसे तो ये दिखने में आयत लग रहा है, लीजिए अब इसको वर्ग कर देते हैं, अब ये वर्ग बन गया। ऐसे ये भी आयत दिख रहा था, इसको भी वर्ग कर दो। एक छोटा है एक बड़ा है पर देखने में समरूप है। बच्चों समरूप को केवल देखने से नहीं मापते हैं भुजाओं के अनुपात से, भुजाओं से नहीं, भुजाओं के अनुपात से, भुजाओं के अनुपात से देखा जाता है, पर कोई नहीं। तो जो सभी वर्ग होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते बल्कि समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वाले? समद्वि वाले कि समबाहु वाले? तो बच्चे जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। और पहले का चौथा प्रश्न क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं, चाहे दो चतुर्भुज हैं, चाहे दो पंचभुज हैं, कह रहा है बहुभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप, यदि पहली बात उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, और करा तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों, तो उसी को कहते हैं कि ये जो है एक भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हो गए। अगर उनके कोण बराबर हैं तथा उनकी भुजाओं के अनुपात जो है वो समानुपात है, तो ये बोलोगे कि वो सर्वांगसम है। तो पहला प्रश्न बच्चों हो गया। आपको प्रश्न तो छोटा सा था पर मेहनत बहुत करनी पड़ गई, इतना सारा लिखना हुआ और काम थोड़ा सा था, तो इसलिए भी आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो सवाल दिया गया, कह रहा है इसके दो दो उदाहरण दे दो। तो हमको लगता है इसका आंसर भी नहीं दिया होगा किताब में, क्योंकि अभी अपने मन से आपको ना एग्जाम्पल देना है, तो उसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल के लिए आपको बाधित किया जाए। समरूप आकृतियां, बच्चों समरूप दिखाना है, दिखा दो। पहला एक भले छोटा हो और एक बड़ा हो, पर ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समरूप हैं। हमने हाथ से बनाया तो थोड़ा वृत्ताकार ठीक से नहीं बन पाया, पर कोई नहीं, वृत्त बोलो, ऐसे बोलो कि जो दो वृत्त होते हैं ना, जो वृत्त होते हैं ये दोनों समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अच्छा, दूसरा और क्या दिखा सकते हैं बच्चों? दूसरा दिखा सकते हैं वर्ग, दो वर्ग जिनकी भुजाएं इक्वल हो, बिल्कुल, भले एक छोटा हो और एक बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो दोनों वर्ग हैं, अगर वो दोनों वर्ग हैं तो कहे जाएंगे कि ये दोनों के दोनों वर्ग एक दूसरे के समरूप हैं। कैसे बच्चों? समरूप हैं। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के समरूप हैं, एक ही रूप के हैं। अच्छा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसके तो अनंत उदाहरण तुम निकाल सकते हो बैठ के। करना क्या है बताओ? ये आकृति इस आकृति के समरूप है? यह आकृति इस आकृति के समरूप है? बोलो नहीं है। चलो इतना भी हल्का क्यों लेना, दूसरा देखो ले लो बच्चों। एक ऐसे ले लिए हमने और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया इस तरह से, समकोण त्रिभुज ले लिया। बताइए क्या ये समरूप है? नहीं है।
ऐसे भी कर सकते हो। समरूप देखने में वैसे तो ये समरूप नहीं है, लेकिन केवल देखने की बात नहीं होती है बच्चों, इसमें भुजाओं के अनुपात देखे जाते हैं, पर अभी ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो बोला था दो दो एग्जाम्पल लेने की, आपके भी दिमाग में कुछ आ रहा हो तो एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये सस्ता सवाल था बिल्कुल, आप इसको कर लीजिए जैसे भी एग्जाम्पल करना हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दो चतुर्भुज दिया गया, पूछ रहा है समरूप है या नहीं। ये बताने लायक प्रश्न है बच्चों। आप एक बात याद रखिएगा मेरी, भुजाओं का अनुपात तो हमको ठीक दिख रहा है। बोलोगे कैसे सर? भैया ये 1.5 तो 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3। अगर भुजाओं को लेके चलोगे तो केवल भुजाओं को अगर लेके चलोगे तो फिर फंस जाओगे। केवल भुजाओं को लेके नहीं चलना है, इसमें कोणों के बारे में भी देखना है। यदि कोण के बारे में नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। इसके सभी कोण 90 अंश के हैं, परंतु इसके एक भी कोण 90 अंश के नहीं है, तो इसलिए आप बोलोगे कि ये समरूप नहीं है। दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, अतः समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ध्यान रखिएगा ये समरूप नहीं है। चलिए बच्चों, इसी प्रश्न के साथ आपका अभ्यास समाप्त हुआ। 6.1 छोटा था तो यहीं तक हम ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। 6.2 को हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आप तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में जहां तक आपको पढ़ा दिया गया है उतना तैयार जरूर रखिए। अब आपके पास समय कम होगा, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत समय नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बातों को, करते रहिए इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।